डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 7 के पाठ के लघुतरात्मक के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इस पाठ में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, जो कि 3+2 यानी कि इस प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ 3 और 2, 3 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न, इस प्रकार से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि आप इनके आंसर जो हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में अपन समझेंगे इनको, और वहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर, अपने रजिस्टर में आप लिख सकते हैं। तो चलिए अपन पहले शुरुआत करते हैं 19 के क्वेश्चन की। धातु, अधातु एवं उपधातु का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान बताइए। देखिए, धातु आप सभी जानते हैं, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं हैं। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारी अधातुएं हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण होते हैं वो उपधातु होती हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये जो धातु, अधातु और उपधातु हैं, ये तत्वों के अंदर ही हैं। तत्व यानी कि जो 118 तत्व है आवर्त सारणी में, अब तक जो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, उनमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। तो इनको जो आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ पर किस प्रकार से रखा गया है, किस स्थान पर रखा गया है, हमें वो बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत या मत दिए हैं। जैसे सबसे पहले डोबेराइनर ने दिया है, डोबेराइनर के त्रिक, उसके बाद में न्यूलैंड के अष्टक, उसके बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और सबसे लास्ट में यानी कि जो वर्तमान में चल रही है वो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मोजले के द्वारा दी गई है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें मोजले ने आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक बताए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। इनमें किस प्रकार से धातुओं को, अधातुओं को और उपधातुओं को कहाँ कहाँ रखा है, कौन से आवर्त में है या कौन से वर्ग में है, वो हमें बताना है। मेरे ख्याल से आप शायद क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर धातु, अधातु और उपधातु कहाँ है। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, जहां आपको हेडिंग दिख रही है आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है, ये आपको पता है कि मोजले के द्वारा दी गई है, ठीक है, मोजले वैज्ञानिक हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ये जो सारणी देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में बनी हुई है, ये आधुनिक सारणी आवर्त सारणी है, और ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। परंतु अपना जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसमें धातु, अधातु और उपधातु कहाँ होते हैं, वो हमें बताने हैं। तो देखिएगा यहाँ इसमें लिखा है कि आवर्त सारणी में, यहाँ से देखिएगा, आवर्त सारणी में बाईं ओर विद्युत धनी धात्विक तत्व है, यानी कि आवर्त सारणी में बाएं तरफ तो क्या होते हैं, धातु होती हैं, और दाहिनी ओर विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व, दाहिनी तरफ क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं, ठीक है। और जहां धातु और अधातु होती है उनके बीच में उपधातुएं होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है BSI, AS, TE, AT, ठीक है। ये धातुओं के, सॉरी, उपधातुओं के नाम हैं। ये उपधातुएं जो हैं उनके नाम आपके यहाँ दिख रहे हैं आपको। इनके नीचे टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची हुई होती है, सीढ़ीनुमा रेखा, जो कि धातु और उपधातु की सीमा बनाती है, और इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। तो एक तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसका आंसर, अगर आपको आसान लगे, कि आवर्त सारणी में बाएं तरफ तो धातुएं हैं और दाएं तरफ क्या है, धातुएं हैं, और धातु और उपधातुओं की जो सीमा बनाती हैं वो उपधातु है। जैसे आप इनके नाम लिख दीजिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, है ना, AS, TE, AT आदि, इनके नाम बता देंगे, अपन आगे आएंगे। ये उपधातुएं हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ ये आंसर भी आप कर सकते हो, या फिर अपना इसका आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक में एक जगह और मिलेगा आपको। तो देखिए अपन चलते हैं, सबसे लास्ट तो पॉइंट है, ये अपनी हेडिंग है ना, धात्विक और अधात्विक गुण आवर्त सारणी में। तो इसमें भी यहाँ धातु और अधातु के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए अपन यहाँ देखें इसको ऊपर, यहाँ से लिखेगा, आवर्त सारणी में बाएं भाग के तत्व धात्विक, ठीक है ना, गुणों से समृद्ध होते हैं,
और जैसे जैसे दाहिनी ओर बढ़ते हैं धात्विक गुणों के अंदर कमी आती जाएगी और अधात्विक गुणों में वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब दाहिनी ओर क्या होते हैं, अधातुएं होती हैं, और बाएं भाग में क्या होती हैं, धातुएं होती हैं, जो कि अभी अपन ने बताया था पिछले वाले टॉपिक में भी ऐसा ही है। ठीक है, और यहां देखिएगा फिर नीचे बात कर रहा है, आवर्त सारणी में इस प्रकार धातु व अधातु को पृथक करने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन जाती है, जिसके समीप स्थित तत्व दोनों प्रकार के गुणधर्म, दोनों का मतलब कौन से गुणधर्म है, धातु के गुण भी और अधातु के गुण भी, दोनों प्रकार के गुण रखते हैं, उन्हें अपन उपधातु कहते हैं। ठीक है, इस रेखा पर आने वाले दो उपधातु तत्व हैं वो कौन कौन से, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। तो यहां पर आपको 7 नाम दिख रहे हैं, 7 उपधातुएं हैं। ठीक है ना, यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 5 6 7 ये उपधातुएं हैं, ये आपको नाम लिखने हैं। तो आप यहां से भी इसका आंसर कर सकते हो यहां तक। अब अपन इसको देखेंगे आवर्त सारणी में कहाँ है, ये बार बार बता रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना, वो उपधातुएं हैं। तो ये देखिए आप आवर्त सारणी, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ये रहा, इसमें बोरोन, सिलिकन, ठीक है ना, ये एस वाला, ठीक है, ये टी, ये आपको जो दिख रहे हैं ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो कोई ये काले रंग की रेखा, ये रेखा, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है, इस रेखा की। ये तो ये जो रेखा है इधर वाले, तो ये तो क्या सारे के सारे ये धातुएं हैं, और इधर वाले क्या है, ये उपधातुएं हैं। तो यहाँ ये जो आते हैं बीच में बोरोन, सिलिकन, एस, टी, है ना, ये इनकी बात कर रहा है। ये क्या है, ये उपधातुएं हैं। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा अपने एक दूसरी आवर्त सारणी में और देखें तो देखिए आपको थोड़ा आसानी से और अच्छा समझ में आएगा। ये रहा, देखिएगा आपको इसमें आपको जो अलग कलर दिख रहा है, ये बोरोन, सिलिकन, ठीक है ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटमनी, ठीक है, टेलुनियम, पोलोनियम, ये जो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये उपधातुएं हैं। ठीक है, ये 7 जो आपको नाम दिखेगा आपको यहाँ अपनी किताब में, ये रहे वो बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 7 नाम आपको याद करने हैं, ये उपधातुएं की होते हैं। तो अब शायद आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि धातुएं कहाँ हैं, उपधातु कहाँ हैं। तो इसका आंसर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पहला दूसरा वर्ग है, ये तो एस ब्लॉक है, और ये यहाँ 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है, ये बीच वाला 3 से 12 वाला ये डी ब्लॉक है, और नीचे वाले ये एफ ब्लॉक है। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में जो तत्व हैं अधिकांशतः धातुएं हैं, पी ब्लॉक में जो तत्व हैं वो क्या है, अधातुएं हैं, और जहां धातु और धातु और अधातु के बीच में जो रेखा, ठीक है, जो होती हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, वो उपधातु होती हैं। उनके नाम आप जरूर लिखिएगा, इनके नाम आपको जरूर एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो उदाहरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उदाहरण हमें लिखने बहुत जरूरी होते हैं। मेरे ख्याल से शायद पहला क्वेश्चन जो अपना था लघुतरात्मक प्रश्नों में, धातु अधातु उपधातु की स्थिति, वो आपके समझ में आ गया होगा, और पाठ्य पुस्तक में आप इसको मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। वहां से आपको इसमें क्या करना है, अपनी जो कॉपी है, रजिस्टर है, उसमें आपको लिखना है। चलिए फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की एक वर्ग में आवर्तिता समझाइए। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या चीज है। दूसरी बात यह है कि एक वर्ग में, तो आवर्त सारणी के अंदर 2 चीजें हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ अपन चलते हैं वो तो है वर्ग, और बाएं से दाएं चलते हैं वो क्या है, आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं वो 18 तो वर्ग हैं, और बाएं से दाएं चलते हैं अपन वो 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी कि आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए अपन चित्र से देखें इसको, ये 1 नंबर 2 नंबर तो लिखा नहीं, 3 4 5 इस प्रकार से 18 तक, ये तो क्या है, हमारे वर्ग हैं, और ये इधर से इधर चलते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये हमारे आवर्त हैं। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्वेश्चन पहले आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, फिर एक वर्ग में किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है या घटता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को समझना होगा। इसके लिए अपन को चलना होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में, इसका जो टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाला, उस टॉपिक में अपन चलेंगे, वहां से अपन लाइन को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद में अपन
देखिएगा ये आपको इस पेज के ऊपर एक हेडिंग दिखाई दे रही है, ये रहा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अपने अक्सर बोर्ड परीक्षा के अंदर क्या होता है कि एक क्वेश्चन जिसके या एक टॉपिक जिसके 2 या 3 नाम होते हैं तो हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था बोल दीजिए या उदासीन अवस्था बोल दीजिए, ठीक है, अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उदासीन परमाणु है। उसके अंदर उदासीन का मतलब जितने प्रोटॉन है नाभिक में उतने ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन परमाणु किसे कहते हैं, ऐसा परमाणु जिसके नाभिक में प्रोटॉन और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे उदासीन परमाणु कहते हैं। क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है इसलिए उदासीन है। अब ये उदासीन परमाणु क्या करेगा, इस उदासीन परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर यह ऋणायन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए ये परमाणु है और इसके यहाँ 17 प्रोटॉन है और कक्षा के अंदर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 8 हो गए, 10 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कक्षाओं में 17 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, प्रोटॉन होते हैं धनावेशित। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 17-17 बराबर थे पहले, ठीक है, इसलिए परमाणु उदासीन था। परंतु जब ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। कितने हो जाएंगे, 18। तो ऋणायन की संख्या 18 हो गई और धनायन की संख्या तो 17 ही है, प्रोटॉन तो 17 ही है, इसलिए ये कैसा हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। ठीक है, 17 नंबर पे क्लोरीन आता है। देखिएगा इधर रहा है क्लोरीन, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्लोरीन ऋणायन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि कोई परमाणु, उदासीन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन बना लेता है तो उस समय एक ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो निकलने वाली ऊर्जा है, एनर्जी है, इसे ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, जैसे उदासीन परमाणु है और गैसीय अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये परमाणु क्या बन गया, ऋणायन बन गया और ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, ये तो बात आपको समझनी थी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या चीज है। अब देखिए अपन बात करेंगे कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। यहां देखिए दोनों की क्वेश्चन आ सकते हैं, आवर्त का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवर्त के अंदर बाएं से दाएं चलने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि जो है एंथैल्पी का मान बढ़ेगा या घटेगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अपन दोनों ही बात देख लेंगे साथ साथ। क्वेश्चन तो अपना केवल वर्ग का ही है, लेकिन बोर्ड परीक्षा के अंदर आवर्त का भी पूछा जा सकता है। तो ये बता रहा है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होने से, देखिए हमारी जो आवर्त सारणी है ये रही आवर्त सारणी, और अपन बाएं से दाएं चलते हैं इधर से इधर आवर्त में, तो क्या होता है कि परमाणु का आकार छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब बाएं से दाएं चलते हैं इधर से इधर अपन चलेंगे तो परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। ठीक है, जैसे इस परमाणु का आकार बढ़ा है फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, कक्षा नहीं बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन परमाणु है उसमें प्रोटॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अंदर की ओर खींचेगा, जिसके कारण इसकी कक्षा संकुचित हो जाएगी और इसका आकार छोटा हो जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी। तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। अब जब आकार छोटा हो गया और अपन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेगा, क्योंकि जो नाभिक है प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ज्यादा होगा, और नाभिक जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का होता है। और आप ये जानते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, एक दूसरे को ये आवेश जो है धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर खींचता है और ऋणावेश धनावेश को अपनी ओर खींचता है। परंतु यहाँ जो प्रोटॉन है वो धनावेशित है, नाभिक में है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो यानी कि यहाँ पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार छोटा होने के कारण। इस कारण क्या होगा, देखिए अपनी जो पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है।
जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो धन आवेशित है, प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा, जल्दी अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है वो बढ़ता है। किधर? आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर। लेकिन वर्ग में क्या होगा? तो देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका आंसर यहाँ बिल्कुल साफ नहीं है, तो आप अलग से लिख सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं वो भाषा आप लिख सकते हो कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसको अनियमितता को काट दीजिए। परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, पहली बात आपको लिखनी है, परमाणु का आकार बढ़ता है। दूसरी बात लिखनी है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा आवर्त सारणी को अपन देखें, यहां ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा बढ़ती है। इसमें पहली कक्षा, इसमें 2 कक्षाएं हो जाएंगी, फिर तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो ये कक्षा बढ़ जाती है। उसके कारण क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा। देखो आप यहाँ देख पा रहे हो, इसका आकार थोड़ा छोटा है, इसका बड़ा है, उससे बड़ा है। तो ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कक्षा बढ़ जाती है, और कक्षा बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश जो नाभिक है, प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा क्योंकि दूरी बढ़ गई। ठीक है, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर नहीं खींच पाता है, दूरी बढ़ने के कारण। कक्षा बढ़ गई तो दूरी बढ़ गई। ठीक है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि प्रोटॉन की ताकत कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम हो जाएगी, तो अपन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो एनर्जी है, ताकत, वो कम हो चुकी है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, घट जाता है। कहां? वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां? अपन को आंसर लिखना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी घटता है या कम हो जाता है। ये बातें आपको इसके प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 21, वान डेर वाल्स त्रिज्या एवं सहसंयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? देखिए, त्रिज्या का मतलब आप समझते हैं कि वृत्त है, वृत्त के अंदर बीच में केंद्रक होता है, केंद्र है, केंद्र से परिधि की जो दूरी है वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना? केंद्र से ये दूरी है, यहाँ से यहाँ वाली, यहाँ से यहाँ वाली त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या सारी जगह एक समान होती है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या यानी कि जो परमाणु होते हैं उसकी संरचना भी गोल होती है। तो 2 प्रकार की त्रिज्या अपने यहाँ सिलेबस में अपन पढ़ेंगे, वान डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या। तो चलिए अपन बात करते हैं इन त्रिज्याओं की। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में आपको देखिए इसका आंसर कहां से मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। ये जो हेडिंग अपनी परमाणु का आकार, इसमें ये परमाणु की त्रिज्या निम्न में से किसी रूप में हो सकती है, सहसंयोजक रूप में और वान डेर वाल्स रूप में। तो पहले अपन बात कर रहे हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या है? जिसमें सहसंयोजक बंध हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। आपको डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक परमाणु है और ये कोई दूसरा परमाणु है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान न करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। ठीक है, यानी कि ये परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को काम में ले रहा है और ये परमाणु जो है इसके इलेक्ट्रॉन को काम में ले रहा है। ठीक है, तो ये परमाणु है। तो 2 परमाणु जिनमें सहसंयोजक बंध है, ये बंध बना हुआ है, सहसंयोजक आपस में जुड़े हुए ना, यहां से ये सहसंयोजक। तो 2 परमाणु जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, जैसे ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु। तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी, इसका नाभिक यह है, इस परमाणु का नाभिक यह है, इनके बीच की दूरी का आधा, इसको आधा कर दीजिए, वो ही उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में जो परिभाषा लिखी है, जब एक ही तत्व के, एक तत्व यानी कि जैसे मान लीजिए H2 हाइड्रोजन है, कि 2 समान परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु ये रहा और एक हाइड्रोजन परमाणु ये रहा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, किसके बीच की दूरी का? नाभिकों के बीच, ये रहा नाभिक इसका, ये रहा नाभिक, इसकी दूरी का बीच का आधा कर दीजिए। ठीक है, परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गया होगा। दूसरी जो प्रकार है इसका त्रिज्या का, वो है वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पूरा हाइड्रोजन का अणु है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, ये क्या बन गया इधर? ये हाइड्रोजन का अणु बन गया। दूसरा ये भी एक हाइड्रोजन का अणु है इधर। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन का अणु बन गया। तो कहने का मतलब एक हाइड्रोजन का एक अणु और ये दूसरा अणु, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। देखिएगा यहाँ इसके बीच में कोई बंध नहीं है,
दोनों पास पास जरूर है, इनकी एक दूसरे की जो परिधि है वो एक दूसरे को स्पर्श करती है, छूती है, लेकिन बंधे हुए नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये और ये दोनों भी जुड़े हुए हैं सहसंयोजक बंध द्वारा, है ना। ये बीच में जो बन रहा है ये सहसंयोजक बंध है, जहां को दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर वर्त, है ना, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये यहाँ इन दोनों के बीच में सहसंयोजक त्रिज्या बंध है, ये बंध बना हुआ है। परंतु वान डेर वाल त्रिज्या किसे कहते हैं कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित परमाणु अणुओं, अनाबंधित यानी कि जिसमें बंध नहीं है, ठीक है, नाम क्या है, अन प्लस बंधित, अनाबंधित, जो आपस में जुड़े हुए नहीं है उसे कहेंगे अपन अनाबंधित। तो ये हाइड्रोजन का अणु और ये हाइड्रोजन का अणु ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, अनाबंधित है। तो यहां ये बात कर रहा है कि अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच, ये हाइड्रोजन का एक अणु है, ये हाइड्रोजन का दूसरा अणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये परमाणु, तो ये इस अणु का हाइड्रोजन का परमाणु और इस अणु का हाइड्रोजन का परमाणु आपस में जुड़े हुए नहीं है। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच दूरी क्या है, यहां से यहां ये मान लीजिए, चाहे यहां से यहां ये मान लीजिए, एक ही बात है। दूरी का आधा, इसका भी आधा कर दीजिए, ये रहा आधा, चलो आधा कर दिया मैंने, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि यहां तो ये जो त्रिज्या है, ये दो जो अनाबंधित अणु है, इधर वाला अनाबंधित अणु और इधर वाला अनाबंधित अणु, इनके परमाणु, इसका ये परमाणु और इस अणु का ये परमाणु, इनके बीच की जो दूरी है, नाभिकों के बीच की दूरी, उसका आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। तो अब आपको यहां दिख रहा होगा, देखो ये जो सहसंयोजक त्रिज्या है इसका मान कम होता है और वान डेर वाल त्रिज्या का मान अधिक होता है, वान डेर वाल त्रिज्या बड़ी होती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से इससे बन सकता है कि सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या में किसका मान ज्यादा होता है, तो वान डेर वाल त्रिज्या का मान अधिक होता है। तो चलिए आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है, देखिएगा पाठ्य पुस्तक में जो डायग्राम है ना, ये आपको जरूर बनाना है, तभी आपके पूरे अंक मिलेंगे। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर डायग्राम का ही है, या 3 नंबर का आता है तो भी आपको 1 नंबर का चित्र इसमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22, धनायन उदासीन परमाणु से छोटा तथा ऋणायन उदासीन परमाणु से बड़ा होता है क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई स्टूडेंट्स के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, सर हमें मोस्ट पर्सन बताइए। देखिए, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मोस्ट पर्सन आप रट नहीं सकते। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके पूछ लिया जाएगा तो आप उनको सही नहीं कर पाओगे, वो गलत हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, चीज को समझिए, टॉपिक को समझिए, उसके बाद में हम अपने चैनल पर जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी अपन एक सीरीज डालेंगे, ठीक है। और जो प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी अपन डालेंगे। बोर्ड परीक्षा में कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन डालेंगे। लेकिन एक बार आपको पूरा सिलेबस अपन कवर करवाते हैं, वो बाद की बातें हैं। तो अपना क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किताब में इसको निशान लगा लीजिए, मार्क लगा लीजिए इंपॉर्टेंट का, यहाँ लिख लीजिएगा इसके पास में IMP यानी कि इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें 2 चीजें अपन को समझनी है, धनायन और ऋणायन, ये क्या चीज है, और उदासीन परमाणु, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी उदासीन परमाणु की। देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये कोई परमाणु है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बात करता हूं कि ये सोडियम परमाणु है। क्या है? सोडियम परमाणु। सोडियम आता है 11 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 11 क्यों आता है भाई? क्योंकि उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है, ठीक है ना। किसी भी परमाणु का जो क्रमांक है वो उसके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर है। इसके पास नाभिक में 11 प्रोटॉन है, मैंने लिख दिया 11 नाभिक में प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहली में 2, दूसरी में 8, 10 हो गए, और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो सोडियम परमाणु है ये उदासीन परमाणु है, क्योंकि इसके पास 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। प्लस के 11 और माइनस के 11 क्या हो गया? 0 आ गया, उदासीन हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे देगा, ठीक है ना। अब जब परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, इसके पास 2 ही कक्षा बचेंगी। प्रोटॉन तो है बीच में 11, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इसके पास 11 तो प्रोटॉन है नाभिक में, ये रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 बचे। क्यों भाई? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया अपन ने बाहर या किसी परमाणु को दे दिया। तो यहां क्या होगा, प्लस के तो 11 और माइनस के 10 बचे हैं, तो क्या आएगा इसमें? प्लस का 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया? ये सोडियम Na+ बन गया।
Na+ लिख दो या Na+1, एक को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, एक को अपन लिखते नहीं है। प्लस का मतलब केवल जैसे यहाँ Na+ लिखा है, Na+, इसका मतलब ये सोडियम प्लस एक आयन है, ठीक है, सोडियम धनायन बन गया। अब देखो क्या होगा, जब ये अपनी बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो बाहर वाली कक्षा ही पूरी हट गई, पहले तो 3 कक्षा थी, ठीक है। अब इसके पास 2 ही कक्षा बची, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरी कक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, एक तो कक्षा हटने के कारण यहां इसका आकार छोटा हो गया। दूसरी जो खास बात है वो देखिए क्या है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात यह है, प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 10, कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। आपने रस्साकसी का खेल खेला होगा, रस्साकसी में क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए इधर 11 व्यक्ति इधर है, रस्साकसी को खींच रहे हैं, 11 व्यक्ति ही इधर, व्यक्ति मान लीजिए, बच्चे मान लीजिए रस्सी को खींच रहे हैं। यहां बीच में अपने कोई कपड़ा बांध रखा है, ठीक है, और ये इधर अपन लाइन खींच रखी है दोनों तरफ बाउंड्री में, जिधर ये रस्सी खींच करके चली जाएगी वो जीत जाएंगे, ठीक है। रस्साकसी में क्या होता है, बराबर के बच्चे होते हैं, रस्सी को खींचते हैं, बीच में कपड़ा बांध देते हैं, जो खींच के ले जाएगा रस्सी को वो जीत जाती है, वो टीम जीत जाती है। तो यहाँ 11 मान लीजिए प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन, एक प्रकार से इन दोनों के बीच में बराबर संतुलन है। परंतु अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, तो ये 11 बच्चे हैं, ये 10 को अपनी ओर खींच लेंगे ना। तो प्रोटॉन सेम वैसे ही क्या होता है, 11 प्रोटॉन जो नाभिक में प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 बचे, अपनी ओर खींच लेते हैं तो इसका आकार और छोटा हो जाएगा। जो धनायन बना है सोडियम धनायन, पहले सोडियम उदासीन आयन परमाणु था, सोडियम उदासीन परमाणु से धनायन बना है, उसका आकार और छोटा हो जाएगा। इसीलिए देखिए प्रश्न क्या था, जो धनायन बनता है वो उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्यों होता है, इसका आंसर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अपन उसमें देखेंगे, बहुत ही सरल भाषा में आपको मिलेगा दिया हुआ। जो परमाणु का आकार है, टॉपिक अपनी हेडिंग है परमाणु का आकार, वहां इसका आंसर आपको मिलेगा। ये गुणों में और तीव्रता में देखिएगा परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या वाले टॉपिक में आपको यहां मिल जाएगा। चलिए अपन देखते हैं नीचे आगे कहां लिखा है इसमें। ये देखिए आप सोडियम का एग्जांपल जो मैंने अभी बात की थी, सोडियम परमाणु है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। मैं बना रहा हूं पहली कक्षा, ये नाभिक होगा मान लीजिए, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी में ये दूसरी कक्षा बनी हुई मान लीजिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरी में। इसके लिए एक डायग्राम और है, ये रहा देखो सोडियम वाला, ये बिल्कुल सही डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। तो इसमें देखिएगा पहली कक्षा बीच में नाभिक है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ वास्तव में होता क्या है, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे और यह सोडियम धनायन बन गया, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 10 ही बचे हैं, तो इसका आकार छोटा हो गया। शायद देखिए बड़ा था, बड़ा दिख रहा है आपको, ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो अपन को समझना है, इसका कारण यहाँ लिखा है। धनायन निर्माण में जब धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु का बाह्यतम कोश पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, बाहर वाली कक्षा पूरी खाली हो जाएगी, ठीक है, तथा शेष इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ जाएगा। रस्साकसी की तरह जो मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 10 है और प्रोटॉन नाभिक में जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 11 है, तो वो 11 प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो नाभिक के यानी कि जो प्रोटॉन है वो कहाँ होते हैं, नाभिक में तो होते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन, जो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो उसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा बाहर वाली कक्षा खाली होते ही, अतः हमेशा धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा आता है। इसका आंसर आपको यहां से यहां तक करना है, ठीक है। ये तो बात होगी धनायन की। अब बात करेंगे ऋणायन की। ऋणायन में उल्टा हो जाएगा, आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनेगा। देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, इसके पास नाभिक में क्या है, 17 ही प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन। देखो डायग्राम में अपन देखें, ये रहा क्लोरीन वाला, ये क्लोरीन, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, 10 हो गए, तीसरी में 17 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेगा, ठीक है, और 18 हो जाएंगे बाहर वाली कक्षा में, सॉरी यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 7 है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर वाली कक्षा में। इस प्रकार से कुल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए होगा क्या,
नाभिक मैं बना रहा हूं यहां, नाभिक में 17 तो प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, बराबर था। अब क्या हुआ, इसके पास नाभिक में प्रोटॉन तो 17 ही है और इलेक्ट्रॉन जो बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो गए, 18 है। तो ऋणायन बढ़ गए ना, माइनस के 18 है और प्लस के 17 है, तो क्या आ गया, माइनस का 1। ये माइनस का 1 है, ठीक है ना, 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो ऋणायन बन गया। पहली बात तो ऋणायन बन गया। दूसरी बात क्या होगा कि यहां पर रस्साकशी के खेल को याद कीजिए आप, कौन से बच्चों की संख्या ज्यादा है, 18 बच्चों की संख्या, इसमें 18 बच्चे हो गए इधर और इधर 17 ही है। तो ये क्या करेंगे, बाहर की ओर, यानी कि इसको बाहर की ओर खींचेंगे, इसका आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्रभावी नाभिक आवेश, नाभिक जो है प्रोटॉन है वो 17 ही है, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो ये प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम हो गया, घट गया, नाभिक की ताकत कम हो गई, क्योंकि नाभिक के पास 17 प्रोटॉन है परंतु कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम हो जाता है, जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों बातें लिखनी है यहां से। किसी परमाणु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है, पहली बात। दूसरी बात आपको लिखनी है, ऋणायन बनने में बाह्यतम कोष में, यानी कि सबसे बाहर वाली जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे अभी बात की थी 17 की जगह 18 हो गए, एवं प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको याद कीजिए, रस्साकशी का जो खेल है उससे याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन नाभिक जो है उसका, उसमें प्रोटॉन की संख्या कम है, 17 है और इलेक्ट्रॉन 18 है, तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम हो गया, ठीक है। इनकी संख्या कम है, 17 है, नाभिक में प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो ये कम हो गया, मान कम हो गया, ठीक है। अतः ऋणायन का आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, उनकी संख्या कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में ज्यादा है, तो ये इसका कारण है। आप इसके लॉजिक को पूरा ध्यान से आप समझिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पे आता है, प्रभावी नाभिक के आवेश से क्या समझते हैं। देखो अभी तक अपने तो पूरी बात की थी कि नाभिक में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अंदर की तरफ, उसे ही प्रभावी नाभिक के आवेश कहते हैं। और यह है वर्ग में और आवर्त में किस प्रकार बदलता है। वर्ग में यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है, बढ़ता है घटता है, और आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तब क्या होता है, ये सारी बातें इसमें बताई जा रही हैं। तो चलिए अपन देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या है। प्रभावी नाभिक के आवेश को ढूंढेंगे अपन, कहाँ मिलेगा अपन को, देखते हैं। ये जो अपना गुणों में आवर्तिता वाला टॉपिक है वही मिलेगा। परमाणु त्रिज्या इसमें देखिएगा ये रहा, यहां से आपको इसका आंसर करना है, यहां से करना है। परमाणु में बाह्यतम कोष यानी कि सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना उनके ऊपर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है। अब आप कहोगे सर नाभिक क्यों खींचेगा उनको, भाई मैंने क्या होता है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और ये विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को हमेशा खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक के विपरीत ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव खींचते हैं एक दूसरे को, ठीक वैसे ही धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा और ऋणावेश धनावेश को अपनी ओर खींचेगा। परंतु नाभिक, ये प्रोटॉन का है तो नाभिक में है, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये परमाणु है, इसके नाभिक में प्रोटॉन है और ये कक्षा में यहाँ पर ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन ऋणायन, ये प्रोटॉन धनायन वाला, ठीक है। मैं यहाँ पी लिख देता हूँ, पी का मतलब प्रोटॉन, नाभिक में पी प्रोटॉन है। तो ये क्या बता रहा है कि बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष तो जैसे पहली कक्षा इसकी बात नहीं कर रहे अपन, दूसरी कक्षा भी हो सकती है। यहाँ मान लीजिए दो ही कक्षा है तो ये दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा कहलाएगी, सबसे बाहर वाली कक्षा या बाह्यतम कोष कहलाएगा। तो परमाणु में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, ये रहा बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, पर नाभिक, ये रहा नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस होता है, यानी कि ये नाभिक में प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, अंदर की ओर खींचेगा, तो एक बल लगाएगा, ठीक है, एक आकर्षण बल लगाएगा, खींचने को बोलते हैं आकर्षण बल, उसे प्रभावी नाभिक आवेश कहते हैं। ये तो बात हो गई हमेशा प्रभावी नाभिक आवेश के बारे में। अब वर्ग में और आवर्त में क्या होता है वो अपन देखेंगे इसके बारे में। ये इसके बारे में देखो यहां लिखा है, यहां से करना है फिर आपको आंसर। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है
अब देखिए क्यों बढ़ता है, ये अपन इसके कारण को समझेंगे कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है। तो उसका आपको कारण लिखना है, वो आप लिख लीजिए इसके आगे। पहले तो आपको ये बात लिखनी है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि आपको आगे लिखना है इसके आगे, क्योंकि अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षा नहीं बढ़ती है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अंदर की तरफ खींचते हैं, जिससे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है और प्रभावी की नाभिक के आवेश का मान बढ़ता जाता है। देखिए आप ये आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो लिथियम में भी 2 ही कक्षा है, बेरिलियम में भी 2 ही कक्षा है, बोरोन में 2 ही कक्षा है। इसके पास कितने हैं? लिथियम 3 नंबर पे आता है, 3 प्रोटॉन है नाभिक में और 3 इलेक्ट्रॉन कक्षा में। बेरिलियम 4 पे आता है, नाभिक में 4 प्रोटॉन है और 4 ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। बोरोन 5 पे आता है, इसके पास 5 ही नाभिक में प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आप काउंट कर लीजिए भले ही। ऑक्सीजन के पास में नाभिक में 8 प्रोटॉन है और कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। परंतु यहाँ क्या हो रहा है कि हर कक्षा में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, इधर से इधर आते हैं तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, कक्षा नहीं बढ़ रही है, ठीक है। उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अंदर की तरफ खींचेंगे, जिसके कारण प्रभावी नाभिक आवेश का मान, प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा और परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब बाएं से दाएं चलने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, ठीक है। क्या लिखना है आपको? इसका आंसर है एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता जाता है, ठीक है, और आकार छोटा होता जाता है। तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। क्या कम होता है? प्रभावी नाभिक आवेश। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? कक्षा बढ़ेगी। देखो कैसे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसके पास 1 कक्षा है, इसके पास 2 कक्षा थी, इसके पास 3 कक्षा हो गई। नीचे सोडियम है, पोटेशियम, उसके पास पोटेशियम के पास 4 कक्षा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा बढ़ती है। कक्षा बढ़ने के कारण नाभिक और कक्षा के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। कक्षा बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है दूरी बढ़ने के कारण, क्योंकि जो बाहर वाली कक्षा है और नाभिक है उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है। तो आपको आंसर क्या लिखना है इसका? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब कक्षा बढ़ जाती है, एक कक्षा बढ़ती है, ठीक है, जिसके कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, इसलिए प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम होता जाता है, लगातार घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का क्वेश्चन, संयोजकता एक ही आवर्त में बाएं से दाएं किस प्रकार का आवर्ती गुणधर्म प्रदर्शित करती है? संयोजकता का मतलब है कोई भी परमाणु आपस में एक दूसरे से, एक परमाणु दूसरे को जोड़ता है या जुड़ता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, वो उसकी संयोजकता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकता है या इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, ठीक है। तो ये आवर्त में हमेशा अपन बाएं से दाएं चलेंगे, याद रखिए, आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे। तो ये संयोजकता किसे कहते हैं, पहले तो वो अपन वो समझेंगे। दूसरा अपन समझेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संयोजकता अपना जो टॉपिक है अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपन उसको ढूंढते हैं। देखिएगा आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा संयोजकता। किसी तत्व यानी कि कोई परमाणु, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी हो सकता है, के बाह्यतम कोश में, सबसे बाहर वाला जो कक्षा है कोश में, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण करती है। बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम की बात करें अपन, देखिएगा आप यहाँ पर ये रहा, ठीक है। सोडियम के बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होती है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 होती है। एल्यूमिनियम के बाहर वाली कक्षा में 3 होती है, ठीक है। सिलिकॉन की इस प्रकार से यहाँ पर 4 है। इसी प्रकार से लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, ठीक है ना, संयोजकता इसकी 3, इसकी 4 तक तो बढ़ती है, उसके बाद में वापस घटनी शुरू होती है, ठीक है। इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, इस प्रकार से ये वापस घट जाती है संयोजकता। वो अपन समझेंगे क्यों घटेगी, देखिएगा इसको। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षा में वो इसका निर्धारण करते हैं। अपन यहां देखते हैं इसकी बात को, क्या लिखा है इसमें।
ये रहा वर्ग में, एक ही वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक ही वर्ग के सभी सदस्य मतलब जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक है, लिथियम की भी एक है, सोडियम की भी एक है, बेरिलियम की 2 है, मैग्नीशियम की 2 है, बोरोन की 3 है, एल्यूमिनियम की 3 है, कार्बन की 4 है, सिलिकॉन की भी 4 है। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन की 3 है, फास्फोरस की भी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, सल्फर की 2 होती है, ठीक है, फ्लोरीन की 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। तो एक ही वर्ग में जो संयोजकता है वो एक समान होती है। वो क्यों होती है? वो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, क्योंकि बाहर वाली जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन एक समान है। कैसे है? इसमें हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली कक्षा में लिथियम के पास भी एक है, सोडियम के पास भी एक है। इसी प्रकार से इस वर्ग में बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान है। तो ये कहने का मतलब अपन को ये बता रहा है कि एक ही वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता दर्शाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक समान होते हैं। एस ब्लॉक का मतलब जो आवर्त सारणी अपन देखें, देखिए ये रहा आवर्त सारणी में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आवर्त सारणी, ये एस ब्लॉक है, ये पहला दूसरा जो वर्ग है ना ये एस ब्लॉक का है। तो ये बात कर रहा है कि एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 के सदस्यों के बाह्यतम कोश में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही है और इनकी संयोजकता क्रमशः 1-2 होती है। पी ब्लॉक जो 13 से 17 है। अब आप कहोगे कहाँ है सर 13 से 17? देखिए आपको मैं दिखाता हूं अपनी पाठ्य पुस्तक में, ये रहा पी ब्लॉक 13 से लेकर के 17 तक। 18 वर्ग जो है 18वां वर्ग है उसकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि इसमें बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, ठीक है। तो 1 से 17 तक ऐसे तो पी ब्लॉक 13 से 18 तक होता है, 13 से 18, लेकिन 18वां जो वर्ग है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, इसकी संयोजकता 0 होती है, ठीक है, इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो ये इसकी बात कर रहा था। आगे ना अपन आगे देखें इसको, पी ब्लॉक के तत्व अर्थात 13 से 17 के तत्वों की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या 8 में से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है। वो 2 प्रकार से होती है। कैसे देखिएगा, ये रहा, जैसे यहां बात करें अपन फास्फोरस की संख्या 3 भी है और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 भी है, ठीक है ना। सल्फर की संयोजकता 2 भी है और 8 में से 2 घटाते तो 6 आता है, तो सल्फर की 6 भी होती है संयोजकता। कुछ पदार्थों की संयोजकता 2 भी होती है, जैसे सल्फर की संयोजकता 2 भी है और 6 भी है, ठीक है ना, 8 में से घटा दो उसको। क्लोरीन की संयोजकता 1 भी है और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 भी है, ठीक है। तो इस वाक्य के अंदर ये कहना चाहता है। और इसी प्रकार से अपन बात करेंगे 18वें वर्ग में क्या होता है, संयोजकता 0 होती है। फिर आगे बता रहा है, अपना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे चलते अपन देखें दोबारा एक बार कि आवर्त में बाएं से दाएं, तो संयोजकता की बात होगी। संयोजकता किसे कहते हैं? अपन को हमेशा क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से लिखना है। पहले जो चीज पूछी गई है उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद में क्या पूछ रहा है, आवर्त पूछ रहा है या वर्ग पूछ रहा है। तो अब तक हमने वर्ग के बारे में बात की, क्योंकि परीक्षा में आपके वर्ग के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ आवर्त के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो अपन आवर्त के बारे में लिखेंगे। तो आवर्त के बारे में अपन को क्या लिखना है, देखिएगा ये रहा। अब आवर्त की बात कर रहा है यहां पर, यहां से करना है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है तथा फिर घटती जाती है, यानी कि शुरू में बढ़ेगी 1 से 4 तक, फिर घटेगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, तो देखिएगा इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें इस वर्ग की संयोजकता इस आवर्त में अपन डालते हैं। तो यहाँ इधर पहले एक संयोजकता इसकी 2 है, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और 4, फिर 3 2 1, ठीक है, और इसकी 0 हो जाती है इधर। फिर ये 18वां वर्ग है, इसकी 0 होगी। तो इस प्रकार से पहले बढ़ती है 4 तक और फिर उसके बाद में वापस 3 2 1 घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये तो +1 इसकी संयोजकता है, इसकी +2 संयोजकता है, इसकी +3 संयोजकता है। और कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है। वैसे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है, वो सह संयोजक बंध बनाता है। तो इसकी संयोजकता वैसे 4 है, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की जगह और है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, परंतु ऐसा करना संभव नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत ही कठिन काम है, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है। यह है सह संयोजक बंध बनाता है, पार्टनरशिप करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ठीक है। और अब ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो संयोजकता 3 हो गई। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो संयोजकता 2 हो गई। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो संयोजकता 1 हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये माइनस के होते हैं 3 1 3 2 1 और ये प्लस के हैं 1 2 3।
तो ये यहाँ पर इसकी संयोजकता जो है वो क्रम से पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद में फिर घटती है। तो ये बातें अपन को यहाँ लिखनी है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, पहले संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद में संयोजकता घटती है। और लघुत्तरात्मक प्रश्नों में जो अंतिम क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, परमाणु संरचना सिद्धांत। डाल्टन ने के वैज्ञानिक हुए हैं। परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में 4 वैज्ञानिक हैं, 4 वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। पहला आता है डाल्टन का सिद्धांत, दूसरा आता है अपना थॉमसन का सिद्धांत, तीसरा आता है अपना रदरफोर्ड का, और चौथा आता है नील्स बोर का। तो ये डाल्टन के बारे में पूछ रहा है। देखिएगा अपने जो पाठ का, इस पाठ का जो पहला पेज है, उस पहले पृष्ठ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पाठ का नाम ही क्या है, देखिए यहाँ परमाणु सिद्धांत, ठीक है ना। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले डाल्टन ने सिद्धांत दिया है, उसलिए परमाणु डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और डाल्टन ने तो परमाणु सिद्धांत दिया है, उसमें 6 बातें हैं, 6 इंपोर्टेंट पॉइंट है। वो 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो भी आपको वो लिखने 6 पॉइंट, और आपकी पाठ्य पुस्तक जो नोटबुक है, आपको नोटबुक के अंदर इन 6 पॉइंट को लिखना है। तो आप यहां से लिख लीजिएगा पहला पॉइंट कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे परमाणु कहते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए कोई लोहे की छड़ है और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, फिर और छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, बिल्कुल उसका पाउडर बना दूं, चूर्ण बना दूं, छोटे छोटे कण, जो सबसे छोटा कण है, ठीक है, मान लीजिए छोटे छोटे कण बन गए। देखो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे कण, सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर। दूसरा डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी कि जो सबसे छोटा कण है ना परमाणु, उसको अपन तोड़ नहीं सकते, आगे अविभाजित है, इसको विभाजित नहीं कर सकते। यह डाल्टन ने बताया था। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान, अर्थात बाहर में, आकार में और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोहे का कोई टुकड़ा है, इसमें लोहे की तो सारे परमाणु हैं, ये जो बना रहा हूं मैं गोल गोल, मान लीजिए परमाणु है, ये सारे परमाणु किसके हैं, ये लोहे की है, ठीक है ना। तो ये परमाणु ले लो भले ही, चाहे ये परमाणु ले लो, चाहे लोहे का ये परमाणु ले लो, चाहे ये ले लो, इस लोहे के टुकड़े में जितने भी परमाणु हैं उन सबके गुण समान होंगे, सारे के सारे ही लोहे के परमाणु हैं, इसलिए वो बाहर में, आकार में और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अब अलग अलग परमाणु, मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु, इन दोनों के परमाणुओं में अंतर मिलेगा आपको। हाइड्रोजन के परमाणु के बाहर अलग होगा, उसका आकार अलग होगा, उसका रासायनिक गुण अलग होगा। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का बाहर, आकार और गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे लोहे का गुण अलग है, सोने का, चांदी का गुण अलग है, तांबे का गुण अलग है, ठीक है। 5वां पॉइंट है वो है अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो यौगिक। अब आपको होगा सर तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु, थोड़ा आप समझाइए, देखो समझते हैं। सबसे छोटा जो होता है वो तो होता है परमाणु। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु है एक, और एक हाइड्रोजन का परमाणु और मिल गया तो ये बन गया हाइड्रोजन का अणु, H2 लिख दिया मैंने। 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलने से हाइड्रोजन का अणु बन गया। इस हाइड्रोजन के अणु में दोनों परमाणु एक जैसे ही हैं, तो इसे अपन तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तत्व है। जब एक जैसे ही परमाणु हो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक जैसे हैं, दोनों भाई भाई हैं, एक जैसे हैं, तो H2 हाइड्रोजन का अणु बन गया। परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। ये तो क्या है, दोनों परमाणु, ठीक है, और ये क्या बन गया, अणु। अब देखो ये जो अणु है ना, इस अणु में दोनों परमाणु एक जैसे ही हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो तत्व कहलाएगा। परंतु मान लीजिए अपन 2 अलग अलग प्रकार के ले लें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बन जाएगा H2O। ये हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के, सॉरी ऑक्सीजन के क्या है परमाणु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये 3 परमाणु मिलके ये H2O जल का एक अणु बनाते हैं। ये तो सारे क्या, तीनों परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु और तीसरा ऑक्सीजन का परमाणु। ये तीनों परमाणु मिलकर के एक अणु बनाएंगे। अब देखो यहाँ क्या है, इस अणु में अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग प्रकार के हो गए ना, तब इसे यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। अब आपके समझ में आ गया होगा, जो अणु है, अणु क्या हो सकता है, तत्व भी हो सकता है और अणु यौगिक भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब तत्व तो किसे कहेंगे जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, वो तत्व कहलाता है। यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, वो यौगिक कहलाता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे H2O की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ठीक है ना। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 2 है, 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो 1:2:1 आ गया। निश्चित अनुपात में होते हैं, लिखा ना यहाँ अनुपात, देखो अनुपात ये जरूरी है, ये नाम आना बहुत जरूरी है। यौगिक में परमाणु है निश्चित एक अनुपात में होते हैं। और डाल्टन ने जो सबसे लास्ट 6ठा पॉइंट जो बताया था वो ये है,
रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु जो है वो केवल अपनी जगह बदलते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भी अपन रासायनिक अभिक्रिया अपने पढ़ी थी, संयोजन, ठीक है ना, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उन अभिक्रियाओं में आपने देखा था जितने इधर अभिकारक हैं, जैसे मान लीजिए A+B है ना, इससे बन गया AB, जितने क्रियाकारक या अभिकारक हैं उतने ही क्रियाफल या उत्पाद बनते हैं, उनकी संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान भी बराबर होता है, ठीक है ना, अभिकारकों का और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। तो ये तो न तो नष्ट होता है न ही बनता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अपने पहले रासायनिक अभिक्रिया वाले टॉपिक में पढ़ा था पहले। तो ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसमें। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ के जो लघुतरात्मक प्रश्न है उनको समझा। धन्यवाद।